हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देखना, क्योंकि जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको इजीली समझ में आ पाए। आप ये क्वेश्चन यदि समझ के जाते हैं तो क्या है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो कम से कम लिख पाएंगे और पास हो पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो आइए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के वैकल्पिक परिप्रेक्ष्यों की विवेचना कीजिए। तो हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या गया है। किसी भी क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले हमें क्वेश्चन के बारे में समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसमें पहले ये पूछा गया है कि वैश्वीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है जो भी पृथ्वी पे जितनी भी कंट्रियां हैं उन देशों के बीच जो भी आदान प्रदान हो रहा है, जैसे वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, संचार का आदान प्रदान हो रहा है, पूंजी का लेन देन हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, वैश्वीकरण के अंतर्गत आती हैं। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन भी दे रखी है, उसे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। वैश्वीकरण के वैकल्पिक परिप्रेक्ष्यों की विवेचना कीजिए। परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है, पर्सपेक्टिव, यानी हम किसी चीज को देखने का हमारा नजरिया क्या है। जैसे कोई भी चीज होती है तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, कोई उसे अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो वैश्वीकरण है इसमें लोगों का नजरिया क्या है। तो यही सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है परिप्रेक्ष्यों में। तो हम पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। आप देख सकते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ किसी एक देश का स्वयं को शेष विश्व के साथ इस प्रकार से एकीकृत कर लेने के रूप में है कि वस्तुओं, सेवाओं, श्रम, पूंजी, ज्ञान, विचार, संस्कृति बिना किसी रोक टोक के देश के भीतर आ सके और देश के बाहर जा सके। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो एक देश है दूसरे देशों से किसी भी वस्तुओं, श्रम, पूंजी और ज्ञान, संस्कृति का आदान प्रदान कर सके, किसी भी बिना रोक टोक के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इंडिया है और ये क्या है, अमेरिका है। इंडिया को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे और अमेरिका को ए से। तो यहाँ क्या है, दोनों देशों के बीच जो भी आदान प्रदान हो रहा है वस्तुओं, सेवाओं का, ज्ञान का, कम्युनिकेशन का, तो उसे हम कह सकते हैं वो ग्लोबलाइजेशन का एक रूप है। तो आप ये देख सकते हैं, इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का रूप क्या क्या है और ये कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे आप ये देख सकते हैं, एरोप्लेन से लोग क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं काम धंधे के लिए, या जो भी सामानों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और आप ये देख सकते हैं जो भी कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच, तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एक रूप ही तो है। जैसे आप ये और भी माध्यम समझ सकते हैं, जैसे पैसों का लेन देन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कंसीडर की जाती हैं। जैसे एक कंपनी दूसरे देश में जाकर अपनी स्थापना कर लेती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे नोएडा, गुड़गांव में क्या है, जो दूसरे देश की कंपनियां आके अपना काम कर रही हैं। तो ये क्या है, एक ग्लोबलाइजेशन का एक उदाहरण ही तो है। तो आई होप दोस्तों आपको पता लग चुका होगा कि वैश्वीकरण हम किसे कहते हैं। अब हम देख लेते हैं, एक थिंकर हैं एडवर्ड एस हरमन। इन्होंने क्या है कि ग्लोबलाइजेशन की एक परिभाषा दी है। उनके अकॉर्डिंग क्या है ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, जो वैश्वीकरण है और भूमंडलीकरण है ये दोनों एक ही वर्ड है। कभी आपके पेपर में आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फैलाव की सक्रिय प्रक्रिया भी है, तथा साथ ही आर्थिक संबंधों की एक संरचना भी है जिसका निरंतर विकास हो रहा है। इसमें इन्होंने ये बोला है कि क्या है कि जैसे एक देश है, ये दूसरा देश है। इसमें क्या है, जो एक देश है दूसरे देश में जाकर के कोई भी अपनी कंपनी स्थापित कर ले रहा है। तो इन्होंने क्या है कि वैश्वीकरण का फैलाव माना इसे। जैसे क्या है कि जो अमेरिका की एक कंपनी है मैकडी, जैसे मैकडोनल्ड में आपने बर्गर खाया होगा, तो उसकी कंपनी क्या है कि जो इंडिया में कई जगह आपने देखा होगा कि उसका स्थापना की गई है। तो हम इसे कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का एक रूप है। तो बेसिकली इन्होंने यही कहा है कि जो एक देश है अपनी सीमाओं के बाहर जाकर, यानी बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे देश में मल्टीनेशनल कंपनियां ओपन कर रहा है, उसका फैलाव कर रहा है। तो यही क्या है कि वैश्वीकरण है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा एडवर्ड एस हरमन के अनुसार वैश्वीकरण आखिरकार है क्या। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम वैश्वीकरण के मुख्य परिप्रेक्ष्य। तो मैंने पहले आपको बताया था परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है, नजरिया। किसी चीज को देखने का नजरिया क्या है, तो वैश्वीकरण को किस रूप में देखा जाता है, उसका नजरिया क्या है। तो ये हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है आर्थिक परिप्रेक्ष्य। आर्थिक परिप्रेक्ष्य को हम देख लेते हैं। वैश्वीकरण द्वारा दुनिया भर में व्यापार और निवेश के संबंध में
बदलाव आया है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी की प्रवाह को बढ़ावा मिला है। तो इसमें यह बताया गया है जो वैश्वीकरण में जितने भी देश हैं उनके बीच क्या है, व्यापार और निवेश के संबंध में बदलाव आया है। इसका मतलब क्या है, जो एक देश है दूसरे देश से बिजनेस कर पा रहा है, एक देश दूसरे देश में जाकर निवेश करता है। जैसे आप समझ सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दूसरे देशों की, जैसे अमेरिका की कंपनी हो गई, वो अपने देश में निवेश करती। इससे क्या है, जो अपने देश में निवेश करने से ये फायदा होता है कि अपने यहाँ क्या है कि एक सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और इन्वायरमेंट भी अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा गुड़गांव, नोएडा में आके बड़ी बड़ी कंपनियां बसी हुई हैं। इसमें क्या है, लोगों को सस्ता मजदूर मिल जाते हैं, जिससे क्या है उन्हें कम सैलरी देनी पड़ती है, तो उनको क्या है ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसीलिए क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आके बसी हुई हैं। तो इसमें ये बताया गया बेसिकली। और इसमें क्या है, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी की प्रवाह को बढ़ावा मिला है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो वैश्वीकरण के आने से एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हुई है। प्रवाह का मतलब है लेन देन, फ्लो हुआ है एक देश से दूसरे देश में। किन चीज़ों का, वस्तुओं और सेवाओं और पूंजी का। पूंजी का मतलब होता है कैपिटल, पूंजी मतलब धन। और इसमें नेक्स्ट अपना सामाजिक परिप्रेक्ष्य है। वैश्वीकरण से विभिन्न समाजों की सांस्कृतिक विविधता को समझने और संरक्षण में सहायक होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें यह बताया गया है कि वैश्वीकरण के आने के फलस्वरूप इसमें क्या है, सांस्कृतिक विविधता मिली है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंडिया में क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर तो कुर्ता पहनते हैं लेकिन क्या है नीचे जीन्स पहन लेते हैं। तो ये क्या है, एक सांस्कृतिक विविधता मिली है, यानी एक देश का कल्चर अपने देश में आके फॉलो किया जा रहा है। जैसे अपने क्या है, जो लड़के और लड़कियां वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं, तो ये क्या है, अमेरिका का कल्चर, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका हम कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और कुछ लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जैसे दूसरे देश के कुछ लोकतांत्रिक चीज़ें अपने देश में फॉलो की जा रही हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और इसमें जो मानवाधिकार है, यानी जो लोगों के राइट है, और सामाजिक न्याय को भी इसमें बढ़ावा मिला है। और नेक्स्ट है अपना राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या है, जैसे आप ये देख सकते हैं, वैश्वीकरण द्वारा देशों के बीच सहयोग और संबंधों में बदलाव आया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व बढ़ा है और वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी बढ़ी है। तो इसमें यह बताया गया है जो पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे मजबूत हुई है और उन देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। जैसे क्या है, एक देश में जब चुनाव होते हैं तो दूसरे देश की जो भी सरकार है वो हेल्प करती है ताकि वो चुनाव जीत सके। इसमें ये बताया गया है। जैसे क्या है, जब अमेरिका में चुनाव होते हैं तो कभी कभी क्या है, जो भारत के प्रधानमंत्री है वो भी वहाँ जाकर हेल्प कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें बेसिकली यही है, जो एक देश से दूसरे देश के बीच जो भी पॉलिटिक्स मैटर होते हैं वो कनेक्ट हो पाए हैं। नेक्स्ट है अपना तकनीकी परिप्रेक्ष्य है। तो इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा बेहतर हो पाई है। वैश्विक संचार के विकास से तकनीकी अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों में बदलाव आया है। तकनीकी उन्नति द्वारा उत्पादकता में वृद्धि हुई है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायक हो रहा है। इसमें यह बताया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो देशों में फैल रहा है, तो इससे क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। जैसे क्या है, किसी भी देश में कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो क्या है, वहाँ पे एक तो दो प्रभाव पड़ते हैं। एक तो क्या है, लोगों का थोड़ा रोजगार कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, लोगों की वैकेंसी कम हो जाती है, क्योंकि क्या है कि उसकी जगह मशीन आ जाती है। लेकिन मशीन के आने से क्या है, जो भी प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ तकनीकी के बारे में। जैसे क्या है, अपने देश में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बैंकिंग सेक्टर का। उसमें क्या है, जैसे हम पहले एंट्री करवाने जाया करते थे पासबुक की, तो पहले क्या है, जो बैंक की एम्प्लॉय होते थे वो कर दिया करते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, जो बैंक में एक मशीन आ गई है, जैसे कि हम उसमें लगाते हैं और तुरंत क्या है वो प्रिंट हो जाता है। और इससे क्या हुआ, जो तकनीक तो आई लेकिन क्या है, इससे एक एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। तो इसमें यही चीज़ें हैं कि जो तकनीक के आने से दो चीज़ें होती है, एक तो प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि प्रोडक्शन तेज़ी से होता है, काम जल्दी से हो जाता है, समय बचता है। लेकिन एक चीज़ कमी इसमें यह है कि लोगों की जॉब चली जाती है। तो बेसिकली हमें समझना होगा कि ग्लोबलाइजेशन के आने से नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव दोनों देखने के लिए मिलते हैं हमें। और नेक्स्ट है अपना पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य। वैश्वीकरण ने पर्यावरणीय मुद्दों को भी नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता उत्पन्न की है। वैश्विक वातावरणीय बदलावों का प्रभाव दुनिया भर में महसूस हो रहा है
और वैश्विक स्तर पर इस पर नियंत्रण पाने के लिए साझेदारी की जरूरत है। इसमें यह बताया गया है कि जो पर्यावरण इशू है ग्लोबलाइजेशन के आने के वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जो आपने देखा होगा कई इंटरनेशनल समझौते हो रहे हैं, जैसे पेरिस समझौता हो गया, यूएनएफसीसी हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। तो इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन में विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल है जो, उसमें क्या है, जो भी अपने देश में ग्रीन हाउस गैस है इंटरनेशनल लेवल पे भी हो गई, तो उन्हें हम कम करने पे ध्यान देते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है जैसे क्या है, आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि तापमान बढ़ने लगता है, जो भी अपने ग्लेशियर है वो पिघलने लगते हैं। इससे क्या होता है, बाढ़ जैसी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलती है। और अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निगमों से आपका क्या अभिप्राय है? विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो पहले आपको क्या करना, क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय निगम होता क्या है, और इसमें आपको ये बताना है विकासशील देशों में इसकी क्या भूमिका रही है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करना है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय निगम बेसिकली होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय निगम वही होता है जो भी इंटरनेशनल कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, जैसे दूसरे देशों की कंपनी हो गई, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये होंडा कंपनी हो गई, सैमसंग कंपनी हो गई, ये टोयोटा और अमेजन, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय निगम है। तो इसे आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। तो आई होप ये थोड़ी चीज़ें आपको पता लग चुकी होंगी कि अंतर्राष्ट्रीय निगम होता क्या है। अब हम देख लेते हैं कुछ इसके बारे में और डिटेल में। एक अंतर्राष्ट्रीय निगम एक उद्यम है जो एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन, विदेशी निवेश या आय और परिसंपत्ति प्रबंधन से जुड़ा होता है। तो आप ये देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय निगम है वो क्या है कि उद्यम है। इसमें क्या है, जो एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान करता है और उत्पादन करता है इंटरनेशनल लेवल पे। और इसमें क्या है, विदेशी निवेश पे भी ध्यान दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एफडीआई। तो आपने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी होगी तो आपने ये पढ़ा होगा एफडीआई वर्ड के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या है, एक देश है और एक देश ये रहा, जैसे हम इसे मान लेते हैं अमेरिका, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इंडिया। जो अमेरिका है इसके पास क्या अंधाधुंध पैसा है, तो ये क्या है, अपने पैसा है जो इंडिया में लगाएगा, कोई कंपनी खोलेगा, तो इसे हम बोलते हैं एफडीआई। यानी किसी भी देश के पास जो पैसा है वो दूसरे देश में जाके लगा रहा है, कोई भी इंडस्ट्री खोल रहा है, कंपनी खोल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एफडीआई। तो आपको पता लग गया ना विदेशी निवेश किसे कहते हैं, यानी जो विदेशों से पैसा आ रहा है वो किसी दूसरे देश में जाकर क्या करना, निवेश कर देना, पैसा लगा देना, उसे हम बोलते हैं विदेशी निवेश। और इसमें क्या है, आय और परिसंपत्ति। परिसंपत्ति का मतलब होता है जो भी एसेट्स होते हैं उनका प्रबंधन करना, उनका लेन देन करना, तो सारी चीज़ें होती हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय निगम में। तो और इसमें देख लेते हैं, यह विकासशील देशों में कारखाने स्थापित करता है क्योंकि वहाँ ज़मीन और श्रम सस्ता होता है। तो वही बात है, इसमें क्या है कि जो एक देश है दूसरे देश में कारखाने स्थापित कर लेता है। जैसे आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि जो इंडिया में क्या है, एक तो ज़मीन सस्ती है, लेबर सस्ती है, इसीलिए क्या होता है जो दूसरे देश की कंपनियां हैं अपने देश में कंपनी लगा लेती है, उन्हें प्रॉफिट होता है अंधाधुंध। तो आप ये देख सकते हैं जितनी भी कंपनियां उनके ऑफिस आपको इंडिया में जरूर दिख जाएंगे। जैसे ये होंडा देखेंगे, ये टोयोटा, इनके ज़्यादातर ऑफिस कहाँ है, गुड़गांव में ही आपको मिलेंगे। और अपना नेक्स्ट है विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में भूमिका। पहले मैं आपको बता देता हूँ विकासशील देश कौन से होते हैं। तो विकासशील देश का मतलब क्या होता है, विकासशील देश का मतलब वो होता है जो अपनी धीरे धीरे क्या है कि डेवलपमेंट की ओर आगे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर क्या कर रहे हैं। जैसे इंडिया है वो क्या है, एक विकासशील देश है, यानी धीरे धीरे काम कर रहा है आगे और बढ़ने के लिए। जैसे अमेरिका हो गया, ये क्या है, एक विकसित कंट्री है, क्योंकि क्या है कि यहाँ जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो आप कह सकते हैं जो अमेरिका है वो क्या है, एक विकसित देश है, जो इंडिया है वो क्या है, एक विकासशील देश है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। वित्तीय सहायता, अंतर्राष्ट्रीय निगमों से विकासशील देशों को वित्तीय सहायता मिलती है जिसके माध्यम से वे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय निगम है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो क्या करती है, जो विकासशील देश है उनको क्या है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे क्या होता है, जो विकासशील देश है वो ग्रोथ कर पाते हैं। जैसे क्या है, जो अमेरिका है वो इंडिया को क्या है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इससे क्या होता है, जो इंडिया में जो कंपनी आके बसी हुई है, जो स्थापित है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाता है, वहाँ देश की इनकम हो पाती है। तो इसमें यही बताया गया है। यह सहायता विकास के लिए आवश्यक पूंजी संसाधित करने में मदद करती है और उनकी समृद्धि में सहायक होती है। और इसमें यह बताया गया जो भी पूंजी है उसको
उपलब्ध कराने में भी हेल्प करती है। इससे क्या होता है कि समृद्धि में सहायता मिलती है देश के। नेक्स्ट है अपना पॉलिसी एवं रिफॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय निगमें कई बार विकासशील देशों के लिए नीतियों और सुधारों की लक्ष्य युक्त सलाह प्रदान की जाती है। ये सुझाव उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय निगम है वो विकासशील देशों के लिए क्या करती है, अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाती है और वहाँ रिफॉर्म करती है। रिफॉर्म का मतलब ये होता है सुधार करना। जैसे आप गूगल को ही मान लो। गूगल क्या है, एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। तो वो क्या है कि जो भारत देश है उसके लिए अच्छी अच्छी कभी कभी पॉलिसी भी बना सकती है जिससे लोगों को हेल्प मिल सके। तो बेसिकली इसमें यही बात निकलती है, जो भी इंटरनेशनल कंपनी है वो भारत के लिए और भी जो विकासशील देश हैं उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाती है, जिससे क्या है कि जो वहाँ के लोग हैं उन्हें हेल्प की जा सके नौकरियों में, वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में। जैसे आपने देखा होगा जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये दूसरे देशों में किस लिए जाते हैं, क्योंकि क्या है जो भी उनके बीच जो भी पॉलिसी और रिफॉर्म है उनको मजबूत किया जा सके, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके, इसीलिए जाते हैं। जैसे आपने एक बार देखा होगा कुछ साल पहले जो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर है वो सुंदर पिचाई से मिले थे, जिससे क्या है कि जो अपने देश में टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया जा सके। तो आप इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। प्रेजेंट टाइम में ही कुछ महीने पहले जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स, वो इंडिया में आए थे। वो क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे बात की पॉलिसी के बारे में और जो भी रिफॉर्म किया जा सकता है उसके बारे में उन्होंने बात की। जैसे आपने देखा होगा जो डोली चाय वाला है उससे भी वो मिले थे, तो ये आपको ध्यान ही होगा। और इसमें नेक्स्ट है अपना ग्लोबल स्तर पर संयुक्त कार्रवाई। तो ग्लोबल स्तर का मतलब क्या होता है, जो भी वर्ल्ड लेवल पे काम किया जाता है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल स्तर। अंतर्राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से विकासशील देशों को ग्लोबल स्तर पर संयुक्त कार्रवाई में भाग लेने का मौका मिलता है। इससे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके हित में निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय निगम है उनके माध्यम से क्या होता है, जो विकासशील देश हैं उनको एक ग्लोबल लेवल पे काम करने का मौका मिलता है, जो एक देश से दूसरे देश से जुड़ पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इंटरनेशनल सेमिनार करवाती है, जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो उसमें क्या है जो विकासशील देश है वो जाके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे क्या है जो विकासशील देश है उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। इससे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके हित में निर्णय लेने में मदद मिलती है। उससे क्या है जो विकासशील देश है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनसे उनकी हेल्प की जाती है। और नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद। अंतर्राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे विभिन्न समृद्धि संस्कृतियों के बीच विशेष ज्ञान और संवाद का प्रसार होता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय निगम है, उनके आने के वजह से एक देश दूसरे देश से क्या है संस्कृतियों का आदान प्रदान कर पा रहा है। जैसे अपने देश के लोग है दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ की जो भी संस्कृति है, कल्चर है, एडॉप्ट करके लाते हैं। तो आपको पता ही होगा जैसे हम इंडियंस हैं, यदि अमेरिका में जाते हैं जो भी अपनी संस्कृति है, जैसे हम क्या है पूजा पाठ करते हैं, छठ पूजा मनाते हैं या कोई भी अपना त्यौहार मनाते हैं, तो हम क्या है कि दूसरे देश में भी जाके वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे क्या होता है सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद बढ़ता है। संवाद का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट खींच देना और लाल वाला बटनवा दबा देना। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं और क्या दिया गया है। और इसमें क्या है कुछ क्रिटिसिज्म दिया गया, आलोचनात्मक यहाँ वर्णन किया गया है जो भी अंतर्राष्ट्रीय निगम है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय निगमों के साथ कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी संबंधित हो सकते हैं। उनकी संरचना और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, विचारशीलता और सम्मानजनकता की कमी हो सकती है। तो इसमें यह बताया गया है जो भी अंतर्राष्ट्रीय निगम है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो क्या करती है कभी कभी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती है अपने काम काज में। जैसे इसमें यह बताया गया है बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो कितना कमा रही हैं, कितने लोगों को काम दे रही हैं, वो क्या करती है कभी कभी गवर्नमेंट को डाटा शेयर नहीं करती हैं, जिससे क्या होता है जो भी ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में पता नहीं लग पाता। तो इसमें यही बताया गया है कि जो कंपनियां उनको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए काम में, कितना टैक्स पे कर रही हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, तो यही सारी चीज़ें इसमें। विचारशीलता और सम्मानजनकता की कमी हो सकती है। और क्या है लोगों के साथ वो भेदभाव कर सकती है, उन्हें रिस्पेक्ट ना देना, विचारशीलता में कमी होना। विचारशीलता में कमी का मतलब यहाँ पे बातचीत ना करना जो भी कंपनी की एम्प्लॉई है, तो सारी चीज़ें इसमें। विकासशील देशों को अधिक विकल्प और प्रभावकारी भूमिका में शामिल करने की ज़रूरत होती है।
और इसमें यह बताया गया है कि जो भी विकासशील देश है जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनको भी क्या है ऑप्शन देना चाहिए, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें। समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय निगमों का अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, लेकिन उनका प्रभाव सकारात्मक और समर्थनीय होना चाहिए ताकि यह निर्णय विकासशील देशों के लाभकारी हो सके। और इसमें ये कह रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय निगम है उनका अर्थव्यवस्था के विकास में अच्छा खासा योगदान होना चाहिए, उससे देश की प्रगति होनी चाहिए, और क्या है जो उनका प्रभाव है सकारात्मक होना चाहिए, इसमें यह बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है जो भी अंतर्राष्ट्रीय निगम है उनका सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए और समर्थनीय होना चाहिए, जिससे क्या है जो विकासशील देश है उनको लाभ पहुंच सके। तो इसमें यह बताया गया है। और अब देख लेते हैं दोस्तों हम अपना तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ जो और लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि लगभग दोनों क्वेश्चन सेम है। तो आप ये देख सकते हैं, वैश्वीकरण के युग में संप्रभुता की संकल्पना की प्रासंगिकता के विषय में आप क्या सोचते हैं। और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, राजनीतिक संप्रभुता को वैश्वीकरण ने कैसे प्रभावित किया है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र राज्य की संकल्पना का पतन हुआ है, कारण दीजिए। तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सोवरेनिटी। संप्रभुता का मतलब ये होता है जो कोई भी देश है वो अपने फैसले खुद ले सके, जो भी अपने देश में वो काम कर रहा है या इंटरनेशनल पे जो भी निर्णय ले रहा है उसमें दूसरा देश कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, उसे हम बोलते हैं संप्रभुता। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे अपना देश है इंडिया, उसने क्या है आर्टिकल 370 हटाया, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। तो किसी भी दूसरे देश ने अपने यहाँ इंटरफेयर नहीं करा कि आप इसको मत हटाइए या हटाइए जो भी चीज़ें हैं, तो अपने देश ने खुद निर्णय लिया कि हम इसे हटाएंगे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जो अपना देश है संप्रभु है, यानी अपने फैसले खुद लेना, किसी भी दूसरे देश का उसमें दबाव ना होना, उसे हम बोलते हैं संप्रभुता। तो बेसिकली हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि वैश्वीकरण के आने के वजह से संप्रभुता में कोई कमी आई है या नहीं आई है, डिसीजन लेने में कोई कमी हुई है या नहीं हुई है, तो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। वैश्वीकरण ने संप्रभुता को प्रभावित किया है, तो इसमें पहले लाइन में यही दिया गया है कि वैश्वीकरण के आने के वजह से जो संप्रभुता है उसको क्या है कि थोड़ा प्रभाव उस पर पड़ा है। जैसे क्या है, किसी भी देश में यदि ग्लोबलाइजेशन आता है तो वहाँ पे क्या है कि कंपनियां आ जाती हैं, जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास क्या है अंधा पैसा रहता है, तो किसी भी जो गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट कर लेती है, अपनी जो शर्तें मनवा लेती हैं। जैसे अपने इंडिया में देख लो, जो अंबानी है, जो गवर्नमेंट को क्या है कोई भी रूल बनाने के लिए कह देते हैं कि हमारे फेवर में रूल बनाइए। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी बाजारों के उदय ने अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्र राज्यों की क्षमता में हस्तक्षेप किया है। तो इसमें यह बताया गया है कि वैश्वीकरण के आने से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, यानी जो इंटरनेशनल बिजनेस है और जो पूंजी बाजार है, उसके उदय के कारण क्या है, जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, यानी जो भी जैसे भारत में मान लो यहाँ पे क्या है छोटे छोटे उद्योग है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी बाजारों के उदय के कारण इनकी कंपनियां ठप हो गई हैं, जो घरेलू बाजार होते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे भारत है, यहाँ पे कोई भी बड़ी कंपनी आती है, जो छोटे छोटे उद्योग है उनको तो खतरा होगा ही। जैसे क्या छोटे उद्योग है, क्या ये मास्क बनाते हैं जो हम मुंह पे पहनते हैं, तो क्या है कि कुछ सालों बाद एक कंपनी आ जाती है अपने इंडिया में, वो क्या है कि बड़े लेवल पे काम करती है, मशीनों से बनाती है मास्क। लेकिन क्या है जो घरेलू उद्योग है वो हाथों से बनाते हैं। तो जो बड़ी कंपनी है उसके आने से क्या है कि जो छोटे उद्योग है जो मास्क बना रहे हैं उन पे असर पड़ता है। तो इसमें यही बताया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और पूंजी बाजार के उदय से जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उन पे क्या है कि थोड़ा असर पड़ा है। तो इसमें यही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और इसमें क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके बढ़ने से क्या होता है, जो राज्य की क्षमता है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्राधिकार सौंपा है। तो इसमें यह बताया गया है कि वैश्वीकरण के आने के वजह से इससे क्या होता है, जो देश की राज्य की सरकार है वो जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी पावर होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को दे देती है। इससे क्या होता है वो मनमानी करते हैं। जैसे क्या भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देशों की, वो क्या करती है मनमानी करती है। वो क्या करती है, जो वहाँ के जो इम्प्लॉई है उनको कभी निकाल दिया, उनकी सैलरी बढ़ा दी, घटा दी, तो क्या है उनके पास सारी पावर आ जाती है। ये देता कौन है पावर, जो राष्ट्र राज्य की सरकारें हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अपना रहने वाला है कारण। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जो भी वैश्वीकरण के आने के वजह से जो राष्ट्र राज्य है उसकी शक्ति में कमी आई है या नहीं आई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब कोई भी कंपनी है या वैश्वीकरण जब किसी देश में जाता है तो क्या होता है, इससे जो भी उस देश की सरकार है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है,
वो फैसले नहीं ले पाती है। तो हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्णता। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बढ़ावा दिया है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अर्थव्यवस्थावादी बैंक। तो इसमें यह बताया गया है कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के आने की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको बढ़ावा मिला है। जैसा आप तो जानते ही होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, विश्व व्यापार संगठन, अर्थव्यवस्थावादी बैंक। इसमें यह बताया गया है वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में। तो इन सारी चीज़ों के आने की वजह से जो वैश्वीकरण है उसका विस्तार हुआ है। इन संगठनों की स्थापना और महत्व बढ़ गया है, जो राष्ट्रीय सरकारों के अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकते हैं और उनकी नीतियों पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी स्थापना से क्या है, उनका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, बढ़ गई है। इससे क्या होता है, जो दूसरे देश की सरकारें हैं, उनके जो अधिकार है कहीं न कहीं कम हो गए, प्रतिबंधित हो गए हैं। जैसे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होता है, तो वो क्या करता है, जो दूसरे देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको कंट्रोल करके रखता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, यूएन हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, ये क्या करता है, जो भी विकासशील देश है उनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। जैसा आप ये देख सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन, ये क्या करता है, जो एक देश दूसरे देश में व्यापार कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, उस पे क्या करता है, नई-नई पॉलिसी थोप देता है, कभी-कभी टैक्स लगा देता है। तो यही सारी चीज़ है इसमें। इससे क्या होता है, जो भी देश की सरकार है, कहीं न कहीं वो डिसीज़न सही से नहीं ले पाती है। तो इसमें यही बताया गया है और उनकी जो भी पॉलिसी है, कहीं न कहीं विकासशील देशों पर उनका प्रभाव पड़ता है। इससे राजनीतिक संप्रभुता में बदलाव आया है और राष्ट्रीय सरकारों को इन संगठनों के निर्णयों के साथ समर्थन में रहना पड़ता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके आने के वजह से जो भी राजनीतिक संप्रभुता है, वो उसमें कमी आई है या बदलाव आया है। जैसा आप देख सकते हैं, कोई भी बड़ी-बड़ी कंपनी है यदि इंडिया में आती है, तो इससे क्या होता है, जो देश की सरकार है वो डिसीज़न सही से नहीं ले पाती है और जो कंपनियाँ हैं वही डिसीज़न लेती है। अपने यहाँ कैसे एम्प्लॉयी हायर करने हैं, उनको कितनी सैलरी देनी है, ये सरकार डिसाइड नहीं करती है। तो ये डिसाइड कौन करता है, कितनी सैलरी किसको देनी है, जो कंपनी का मालिक है। और कंपनी का मालिक कौन है, जो विदेशों में रह रहा है। तो इससे यही हुआ है, जो राजनीतिक शक्ति है कहीं न कहीं कमज़ोर हो गई है। और इसमें यह बताया गया है कि जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो जो भी डिसीज़न लेती हैं, तो इससे क्या होता है, जो भी सरकार है उनको फ़ॉलो करना पड़ता है। और इसमें नेक्स्ट है अपना सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। वैश्वीकरण ने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी लाए हैं, जिससे लोगों की सोच और अनुभव में परिवर्तन आया है। तो इसमें यह बताया गया है कि वैश्वीकरण के आने की वजह से सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने के लिए मिला है। इसमें क्या है, जैसे एक देश से लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो अपना कल्चर भी लेके चले जाते हैं। जैसे क्या है, इंडियंस जो लोग हैं, वो जो भी अपने फेस्टिवल्स हैं, दूसरे देशों में जाकर रहकर मनाते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये एक ग्लोबलाइज़ेशन का रूप ही तो है। तो आप इसे देख सकते हैं, इसमें क्या है, लोगों के सोचने-समझने का नज़रिया चेंज हो चुका है। आज के समय में लोग वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा पसंद करते हैं और जो वेस्टर्न फूड है, उन्हें ज़्यादा खाते हैं। तो यही सारी चीज़ें, ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया है? ग्लोबलाइज़ेशन के वजह से। सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से राजनीतिक नेताओं का प्रभाव और सत्ता पर लोगों का नया दृष्टिकोण आया है। और इसमें यह बताया गया है कि सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से जो देश में लीडर हैं, उनका प्रभाव देखने के लिए मिला है। जैसे क्या है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए कोई भी स्पीच दे देते हैं और क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे कभी-कभी क्या है, जो इंडिया में कोई भी आंदोलन होते हैं, कोई भी स्ट्राइक होते हैं, तो इसमें क्या है, जो देश की सरकार है वो इंटरनेट बंद करवा देती है, ताकि लोग एक-दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाएँ। जैसे आप जानते ही होंगे, जब किसान आंदोलन होता है, तो उस समय क्या है कि उस एरिया का इंटरनेट बंद करवा दिया जाता है, ताकि वो लोग एक-दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाएँ, बातचीत ना कर पाएँ, तो यही है। और क्या है, लोगों का दृष्टिकोण भी चेंज हुआ है सत्ता के ऊपर। जैसे कि आज के टाइम में लोग ये जान पाते हैं कि जो हमारे देश का नेता है, क्या सोचते हैं, क्या काम करते हैं, वो भाषण कैसा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके वजह से पॉसिबल हो पाई है? सोशल मीडिया की वजह से। जैसे आप ये देख सकते हैं, कितने सोशल मीडिया ऐप है, फ़ेसबुक हो गया और ट्विटर हो गया। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, दूसरे देशों के हैं। और मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ, जैसे बड़े-बड़े ये ऐप हैं, जैसे ट्विटर हो गया और फ़ेसबुक हो गया, इनके क्या है, अपने रूल एंड रेगुलेशन अलग होते हैं। ये किसी भी देश की जो भी गाइडलाइंस है उसे फ़ॉलो नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अपने देश में जैसे दिल्ली में क्या है, मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है। तो क्या है, सरकार ने एप्पल कंपनी से उनके मोबाइल का पासवर्ड माँगा, तो जो एप्पल की कंपनी है उसने देने से मना कर दिया।
तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो किसी भी देश की जो सरकार है, उसके रूल एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो नहीं करती हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है जो देश की संप्रभुता है, यानी जो राजनीतिक शक्ति है, कहीं न कहीं कमज़ोर होती जा रही है। क्योंकि क्या है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो अमेरिका की, वो अपने रूल एंड रेगुलेशन पे चलती हैं, किसी भी देश की सरकार का रूल एंड रेगुलेशन फ़ॉलो नहीं करती हैं। और इसमें नेक्स्ट है अपना व्यापारिक और आर्थिक संप्रभुता। वैश्वीकरण ने व्यापारिक और आर्थिक संप्रभुता को भी प्रभावित किया है। तो इसमें ये बताया गया है कि वैश्वीकरण के आने के वजह से जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं और जो आर्थिक संप्रभुता है, उस पे भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा है। जैसे आर्थिक संप्रभुता का मतलब क्या है? आर्थिक संप्रभुता का मतलब ये है, जो भी हम पैसों से रिलेटेड वर्क करते हैं, जैसे लेन-देन करते हैं, इसके ऊपर क्या है कि वो सही से डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। जो भी इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं, वही डिसीज़न लेती है। तो इससे क्या है, आर्थिक संप्रभुता को कहीं न कहीं खतरा है। बड़े व्यापारी और अन्य संस्थाएँ अपने हित में राजनीतिक निर्णयों का प्रभाव डाल सकती हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं और बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, वो क्या करती है, अपने हित में सरकार से कानून बनवाती हैं और अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं। जैसे अपने ही देश में मान लो, जैसे अडानी है, अंबानी है, ये क्या करते हैं, मोदी गवर्नमेंट से कह कर के अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या है, जो अपने देश की सरकार है, वो सही से डिसीज़न नहीं ले पा रही है। वो क्या है, एक कठपुतली बन के रह गई है। ये सारी चीज़ें किसके कारण हुई है? ग्लोबलाइज़ेशन के आने के वजह से। राष्ट्रीय सरकारों के प्रति उनका संवेदनशीलता बढ़ा सकती है। सामर्थ्यवाद की चुनौतियाँ। वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सरकारों के सामर्थ्यवाद को भी चुनौती दी है। इन्हें अपने निर्णयों को अंतर्राष्ट्रीय समायोजन में समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है, जो देश की सरकार है, कहीं न कहीं उसकी जो कैपेबिलिटी है काम करने की, कहीं न कहीं कमज़ोर हुई है। तो इसमें ये बताया गया है कि वैश्वीकरण के आने के फलस्वरूप जो राष्ट्रीय सरकार है, उसका जो सामर्थ्य है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो गया, उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, सम्मेलन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसमें क्या है, जो देश की सरकार है, कहीं न कहीं कमज़ोर दिखने के लिए मिलती है। क्योंकि क्या है, उसमें जो इंटरनेशनल बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनका दबदबा रहता है। और इससे क्या है, जो देश की सरकार है, उसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब होता है उसकी ओनरशिप को कहीं न कहीं खतरा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझा देता हूँ, जैसे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गनाइज़ेशन, ये क्या करता है, शांति और सुरक्षा स्थापित करता है। तो इसमें क्या है, जो अमेरिका है, ज़्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन करता है, तो इससे क्या है, यूएनओ पे सबसे ज़्यादा किसका दबदबा है, अमेरिका का। और बाकी देशों का उतना दबदबा नहीं है, जैसे भारत का उतना दबदबा नहीं है, क्योंकि भारत क्या है, इसका वीटो पावर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के स्वरूप को कैसे प्रभावित किया है? तो पहले हम क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं, वो कहना क्या चाहता है। तो हमको बताना है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, और इसमें ये बताना है जो वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के स्वरूप को कैसे प्रभावित किया, ये सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास उसे बोलते हैं जब एक व्यक्ति एक देश छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, किसी काम धंधे की तलाश में या नौकरी करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जैसे आप जानते होंगे, जो खासकर यूपी बिहार के लोग होंगे, उनके घर के सदस्य जो होते हैं ज़्यादातर सऊदी अरबिया काम करने के लिए चले जाते हैं, इराक, कुवैत, दुबई। तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण है। और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आखिरकार, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से तात्पर्य वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपने देश से बाहर जाकर अन्य देशों में रहने और काम करने के लिए यात्रा करते हैं। यह यात्रा अधिकांशतः व्यावसायिक या पेशेवर उद्देश्यों से की जाती है, जैसे कि व्यापार, नौकरी, शिक्षा और सामाजिक या पारिवारिक कारणों से। तो वही बताया गया है जो मैंने बताया है। इसमें क्या है, जो एक देश से लोग दूसरे देशों में यात्रा करते हैं, किस लिए करते हैं? व्यापार, नौकरी, शिक्षा और सामाजिक या पारिवारिक कारणों से। तो आप ये पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, जो एक देश से लोग दूसरे देश में कैसे ट्रेवल करते हैं, एरोप्लेन के माध्यम से और शिप के माध्यम से। और इसमें नेक्स्ट है अपना, वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के स्वरूप को कैसे प्रभावित किया है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो वैश्वीकरण है, उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डाला है, उसका क्या प्रभाव रहा है। संचार की सुविधा। वैश्वीकरण ने संचार के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को बढ़ावा दिया है। तो इसमें यह बताया गया है कि वैश्वीकरण के आने के परिणाम स्वरूप संचार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। जैसे आप जानते होंगे, जो भी कॉल सेंटर है, कम्युनिकेशन है,
ये क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में बात करते हैं, जो भी इंटरनेशनल लेवल के कॉल सेंटर हैं। तो इससे क्या है कि जो लोग हैं एक देश से दूसरे देश में काम की तलाश में जा रहे हैं। तो यही बताया गया संचार की सुविधा में। आजकल लोग अन्य देशों के साथ बहुत आसानी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिससे प्रवासी यात्रा की संख्या में वृद्धि हुई है। और इसमें ये बताया गया है कि संचार के आने के परिणाम स्वरूप जो लोग हैं एक दूसरे से ईजिली कनेक्ट हो पाते हैं। इसके कारण क्या है, जो प्रवासियों की संख्या है उसकी वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के पास अब अन्य देशों के साथ आसानी से संपर्क स्थापित करने के लिए और सूचनाओं को अन्यत्र प्राप्त करने के लिए अधिक संभावनाएं हैं। इसमें यह बताया गया है कि वैश्वीकरण के आने से जो संचार की क्रांति है वो बढ़ गई है। इससे क्या है, जो लोग हैं एक दूसरे से ईजिली कनेक्ट हो पा रहे हैं, उन सूचनाओं का आदान प्रदान हो पा रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप है, फेसबुक हो गया और भी बहुत सारे ऐप है जैसे गूगल मीट, जूम मीट। ये सब क्या है, वैश्वीकरण के आने से संभव हुआ है। इससे क्या है, जो लोग हैं एक देश दूसरे देश से ईजिली कनेक्ट हो पा रहा है और इससे क्या है, जो प्रवासियों की संख्या है उनमें वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था और नौकरियों के अवसर। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नौकरी और अन्य आर्थिक अवसरों को बढ़ावा दिया है, जिससे लोगों के लिए विदेश में काम करने और रहने के अवसर मिले हैं। तो इस लाइन में ये बताया गया है कि वैश्वीकरण के आने के परिणाम स्वरूप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उनमें वृद्धि हुई है। इसके कारण क्या है, जो नौकरी में भी इजाफा हुआ है, जो लोग हैं वो एक देश से दूसरे देश में काम धंधे की तलाश में जा रहे हैं। तो इसमें यही बताया गया है बेसिकली। राजनीतिक प्रभाव। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया है, क्योंकि प्रवासियों की संख्या और उनका संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और राजनीतिक विकल्पों पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। और वैश्वीकरण के आने से क्या है, जो राजनीतिक प्रभाव है उसमें भी इजाफा हुआ है। और इसमें ये बताया गया है कि जो वैश्वीकरण है उसने क्या है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी पॉलिटिक्स होती है उसको भी कहीं न कहीं प्रभावित किया। और इसमें ये भी बताया गया है, जो प्रवासी हैं किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो उनके संघर्ष को भी बढ़ावा मिला है। और हम राजनीतिक प्रभाव में ये भी देख सकते हैं, जो इंडियन है वो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो उनके लिए कुछ-कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी जाती है ताकि उनके लिए हेल्प हो। और राजनीतिक प्रभाव में आप ये भी देख सकते हैं, जो अपने देश के जो लोग हैं दूसरे देशों में रह रहे हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपने देश की गवर्नमेंट है वो उस देश से बातचीत करके कुछ पॉलिसी बना देती है जो उनके लिए लाभदायक हो। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। व्यापार। वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था को गहराई से जोड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है। यह न केवल व्यापारिक उत्सुकता को बढ़ाता है बल्कि अन्य देशों में काम करने और निवास करने के लिए भी लोगों पर प्रेरित करता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि व्यापार के बढ़ने से इससे क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी गहराई में इजाफा हुआ है। यहाँ पे ये बताया गया है कि वैश्वीकरण के आने से जो भी अर्थव्यवस्था है, एक देश की जो अर्थव्यवस्था है दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ पाई है। इससे क्या है, दोनों देशों को फ़ायदा होता है। और इससे ये हुआ है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी देश है व्यापार करता है, वस्तुओं का आदान-प्रदान करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, उससे भी कहीं न कहीं बढ़ावा मिलता है और व्यापार में गति मिलती है, उनको प्रोग्रेस मिलता है, उत्सुकता मिलती है। और जो देश में जो अन्य लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको भी कहीं न कहीं प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और ताकि वो अच्छा काम कर पाएँ। और इसमें एक और फ़ायदा हुआ है, जो भी देशों में काम कर रहे हैं लोग, उनको मोटिवेशन मिला है काम करने को लेकर के। और व्यापार के ज़रिए लोगों को ये भी प्रेरणा मिली है कि वहाँ पे लोग निवास कर सकते हैं और अपना अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो इंडियंस हैं वो अमेरिका में जाकर आज के टाइम में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि क्या है कि वहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छी मिलती है और वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है। ये किससे पॉसिबल हो पाया है? व्यापार से, वैश्वीकरण के फलस्वरूप। सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध। वैश्वीकरण ने विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं को अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत किया है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है एक देश के दूसरे देश से, वो क्या हुए, मजबूत हो गए हैं। जैसे आप तो जानते ही होंगे, जैसे इंडियन है, ये जाकर के अमेरिका में रह रहे हैं, तो क्या है, जो इंडियंस है वो अपने कल्चर को वहाँ भी फ़ॉलो करते हैं। जैसे जो भी अपने त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली, वो वहाँ पे मनाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है, एक देश के दूसरे देश के बीच मजबूत हो पाएँ। तो यही इसमें बताया गया है बेसिकली। और जब सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध एक देश के दूसरे देश से जुड़ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, विश्व लेवल पे यानी वर्ल्ड लेवल पे एकता स्थापित हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है, आपको शॉर्ट नोट्स करने हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं 4 शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ये वहाँ से उठाए गए हैं।
पहला क्या है आपका क्योटो प्रोटोकॉल हम पढ़ने वाले हैं और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और थर्ड है अपना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, और फोर्थ है परमाणु अप्रसार संधि। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। पहला है अपना क्योटो प्रोटोकॉल। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली था क्या। इसमें क्या है, ये एक संधि थी जिसमें क्या है जो अपने देश में यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, उनको कम करना, इसका यही उद्देश्य था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल 6 ग्रीन हाउस गैसों पर लागू होता है। तो इसमें यह बताया गया है जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। उसमें क्या है जो ग्रीन हाउस गैस है उनको कम करना इसका उद्देश्य रहा है। तो ये 6 ग्रीन हाउस गैस देख सकते हैं जिसपे क्या है हमको कम करना है। पहला ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और इसमें 6 गैस दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि इनको कम करना है इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे क्या है कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसे 1997 में अपनाया गया था जापान में, एक जगह का नाम है क्योटो। वहां पे इसे अपनाया गया था यूएनएफसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन के तीसरे सत्र में। सहयोग, विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोटोकॉल ने एक फंड स्थापित किया जिसे क्योटो प्रोटोकॉल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म फंड कहा जाता है। और इसमें यह बताया गया है जो विकासशील देश है उनको वित्तीय सहायता देने के लिए और तकनीकी सहायता देने के लिए एक फंड स्थापित किया गया था जिसका नाम है सीडीएम, जैसा आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। और सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो मैं आपको इसमें थोड़ा बता देता हूँ ये क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बेसिकली क्या करता है, जो भी विकासशील देश है उनको क्या है वित्तीय सहायता देता है ताकि वो अर्थव्यवस्था को अपने मजबूत कर सकें। जैसे क्या है भारत क्या है एक विकासशील देश है, तो क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसे सहायता प्रदान कर सकता है, वित्तीय सहायता दे सकता है ताकि वो अपना विकास कर सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सभी 190 सदस्य देशों के लिए सतत विकास और समृद्धि प्राप्त करने के लिए काम करता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में टोटल 190 सदस्य हैं। तो ये क्या करता है, सतत विकास और समृद्धि प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों की सहायता करता है। ये वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियों का समर्थन करके ऐसा करता है जो उत्पादकता, रोजगार सृजन और आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। और ये क्या करता है, वित्तीय स्टेबिलिटी लाता है और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है जो भी पैसे से रिलेटेड वर्क है। और क्या करता है, ये रोजगार सृजन में काम करता है, जो भी नौकरियों का सृजन करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है और आर्थिक कल्याण में सहयोग करता है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, जैसा आप ये देख सकते हैं वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। और सेकंड है अपना वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। वित्तीय स्थिरता का मतलब यहाँ पे यह है जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखना, कोई भी देश कर्ज में ना डूब जाए, तो सारी चीजें इनको ध्यान में रखनी पड़ती है। और थर्ड है अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। और इसमें यह बताया गया है थर्ड पॉइंट में कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे एक देश दूसरे देश से व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको प्रोत्साहन देना और आर्थिक विकास को मेंटेन रखना, उसको प्रोत्साहन देना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। फोर्थ पॉइंट है दुनिया भर में गरीबी को कम करना और जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी गरीब देश हैं उनकी सहायता करना और उनको कम करना। तो यही काम है इसका। और आप ये देख सकते हैं जो भी इसके कार्य हैं, क्या क्या ये वर्क करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आप ये देख सकते हैं वित्तीय सहयोग प्रदान करना, भुगतान संतुलन की समस्याओं से जूझ रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय भंडार की भरपाई करने, मुद्रा विनिमय को स्थिर करने और आर्थिक विकास के लिए ऋण वितरण करना। तो आप ये देख सकते हैं वित्तीय सहयोग में क्या करता है, ये एक देश को ऋण देता है, लोन देता है और उनको जो भी मुद्रा विनिमय है उनको भी मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी रखता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, यानी बेसिकली यही है कि वो वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और आईएमएफ निगरानी तंत्र, आईएमएफ को हम ये भी कह सकते हैं कि एक निगरानी तंत्र है। यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का निरीक्षण करता है, यानी इसमें यह बताया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे मॉनेटरी पॉलिसी चलाई जा रही है उसकी ये निगरानी करता है। कौन करता है, आईएमएफ। एवं अपने 190 सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है। यानी इसमें यह बताया गया है जो भी 190 देश है इसमें आईएमएफ में, उसकी आर्थिक जो भी नीतियां हैं, जो भी पॉलिसी है, उनको चेक एंड बैलेंस करता है, उनकी निगरानी करता है। कोई देश कर्ज में तो नहीं डूब गया, उसकी पॉलिसी कैसे चल रही है, तो उनको ये मैनेज करके रखता है एक तरीके से।
इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में यह निगरानी किसी एक देश के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी की जा सकती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ये आईएमएफ है, ये इंटरनेशनल लेवल पे निगरानी तो करता ही है, प्लस वैश्विक स्तर पे भी करता है, यानी वर्ल्ड लेवल पे। आईएमएफ आर्थिक स्थिरता के संबंध में संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालने के साथ ही आवश्यक नीति समायोजन, नीडेड पॉलिसी एडजस्टमेंट्स पर भी सलाह देता है। और जो आईएमएफ है वो आर्थिक जोखिमों पर भी प्रकाश डालता है, उन पे भी ये काम करता है। और फोर्थ पॉइंट है अपना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मतलब ये है इंटरनेशनल लेवल पे जो भी आतंकवाद होता है उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। जैसे क्या होता है, जो एक देश है दूसरे देश पे कोई भी आतंकवादी हमला कर देता है। जैसे आपको पता ही होगा 9/11 हमला हुआ था अमेरिका में। उसमें क्या था, जो अलकायदा था उसने अमेरिका के जो 4 जेट थे यानी जो विमान थे उनको हाईजैक कर लिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का उदाहरण है। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टेररे और डिटेरा से हुई है। तो आपको ये 2 वर्ड याद रखना है, किससे हुई है, टेररे और डिटेरा। लैटिन शब्द टेररे का अर्थ है घबराना। तो आप ये देख सकते हैं टेररे का मतलब क्या है, यहाँ पे घबराना, घबरा जाना, शॉक्ड हो जाना एक तरीके से। और डिटेरा का अर्थ है भयभीत करना, यानी किसी को डरा देना। तो आपको याद हो गया ना क्या होता है इसका मतलब। टेरेरा का अर्थ होता है घबराना और डिटेरा का अर्थ होता है भयभीत करना। जैसा आप ये देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का यहाँ आपको एक उदाहरण दिया गया, आप इसे पेपर में लिख सकते हैं, जिसमें क्या है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बेसिकली होता क्या है। जैसा आपको पता ही होगा 9/11 हमला हुआ था अमेरिका में। ये कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 को। इसमें क्या है, अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने जो अमेरिका के 4 विमान थे यानी जो जेट थे उनको क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। और कुछ जो प्लेन थे उनको पेंटागन से टकरा दिया, जिसमें क्या है कई लोगों की मौत हो गई। तो इसमें यही बेसिकली बताया गया है। और आप ये देख सकते हैं आतंकवाद के प्रकार दिए गए हैं। इसमें ये बताया गया है कि आतंकवाद कितने टाइप के होते हैं। जैसे आप पहला देख सकते हैं राज्य प्रायोजित आतंकवाद। इसमें क्या है, जो राज्य किसी आतंकवाद को हैंडल करता है, उसे रेगुलेट करता है, उसे हम बोलते हैं राज्य प्रायोजित आतंकवाद। जैसा आप ये देख सकते हैं सरकार द्वारा समुदाय के किसी विशेष वर्ग या विदेशी राष्ट्र के विरुद्ध अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली आतंकवादी गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसमें ये बताया गया है जो राज्य की सरकार है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आतंकवाद का गठन करती है। जैसा आप ये देख सकते हैं जो विदेशी राष्ट्र है उनके विरुद्ध भी हो सकता है या किसी समुदाय के विरुद्ध भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें। और नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक आतंकवाद। यह उस आतंकवाद को संदर्भित करता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए समुदाय या समाज के एक वर्ग में भय पैदा करने के लिए किया जाता है। तो इसमें यह बताया गया है राजनीतिक आतंकवाद में बेसिकली ये किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे किसी एक समुदाय के लोगों को डराना धमकाना हो, वहाँ पे लोगों को भय करना हो। तो इसीलिए क्या है राजनीतिक आतंकवाद का उपयोग किया जाता है वहाँ पे। जैसे किसी भी देश की सरकार है वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किसी एक वर्ग को या समुदाय को टारगेट कर सकती है। इसमें तो यही है बेसिकली। और नेक्स्ट है अपना धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद में बेसिकली ये होता है धर्म के आधार पर लोगों के बीच आतंक फैलाया जाता है, उनके बीच डर फैलाया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद धार्मिक हिंसा का एक प्रकार है जहां आतंकवाद का उपयोग कुछ धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति के रूप में किया जाता है या जो धार्मिक विश्वासों और या पहचान से संबंधित होते हैं। तो इसमें यह बताया गया है बेसिकली जो भी धार्मिक लक्ष्य होते हैं कुछ लोगों के लिए, तो वो लोग क्या है धार्मिक आतंकवाद करते हैं और वो धार्मिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं। गैर राजनीतिक आतंकवाद का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो आतंकवाद है व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं, उनके बीच डर फैलाया जाता है। तो यही सारी चीज़ें इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है परमाणु अप्रसार संधि। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ परमाणु अप्रसार संधि आखिरकार क्या थी। जो परमाणु अप्रसार संधि है वो क्या एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसमें यह बताया गया था जो परमाणु हथियार है उनके विस्तार को रोकना और जो भी विकासशील देश है जैसे इंडिया हो गया और भी बहुत सारी कंट्री है जो भी वो परमाणु हथियार बना रही है उनको मना कर देना कि भाई आप मत बनाओ। और आप ये देख सकते हैं इसके फुल फॉर्म के बारे में बताया गया है परमाणु अप्रसार संधि, जिसे अंग्रेजी में ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में जाना जाता है। तो आप क्या है पेपर में जब ये आता है तो आपको क्या बताना है, पहले आपको इसे एक्सप्लेन करना है थोड़ा बहुत और आपको क्या करना है जो भी इसकी फुल फॉर्म है वो लिख देनी है। और इसमें एक और चीज़ है, ये संधि 1970 में प्रारंभिक रूप से स्वीकृत हुई थी। तो इसमें यह बताया गया है जो भी ये परमाणु अप्रसार संधि है उसे कब अपनाया गया था 1970 में।
और इसकी मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और जो इसका उद्देश्य है विश्व में शांति स्थापित करना और सुरक्षा देना, तो इसका यही उद्देश्य है। एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और निरस्त्रीकरण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। और आप एक और बार देख सकते हैं, आपको मैं रिपीट कर देता हूँ एनपीटी के बारे में, यानी परमाणु अप्रसार संधि के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें क्या है, जो इसका उद्देश्य है परमाणु हथियार और जो हथियार प्रौद्योगिकी है उसके विस्तार को रोकना और जो परमाणु ऊर्जा है उसका शांतिपूर्ण रूप से उपयोग करना, जो प्रयोग करते हैं हम, और जो निरस्त्रीकरण है उसके लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। निरस्त्रीकरण का मतलब ये होता है हथियार को ना रखना। और आप ये देख सकते हैं जो परमाणु अप्रसार संधि थी उसमें क्या है, 5 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। पहला कौन सा देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये जो देश है, जो 5 देश हैं, इन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और कुछ ऐसे भी देश थे जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पे साइन नहीं किया था, जैसा आप ये देख सकते हैं भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इन चारों देशों ने जो एनपीटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उस पर साइन नहीं किए थे। क्योंकि कोई भी विकासशील देश है वो प्रगति करना चाहता है, परमाणु हथियारों का यूज करना चाहता है, तभी तो विकसित बन पाएगा। जो ये ऊपर वाले 5 देश है इनके पास तो परमाणु हथियार है, इसीलिए ये कहते हैं कि परमाणु हथियार यूज नहीं करना है। और जिनके पास नहीं है वो तो बेसिकली तो सपोर्ट तो करेगा नहीं इनका, तो यही है बेसिकली इसमें। तो आपको पता लग गया ना इन्होंने क्यों नहीं साइन किया था। तो इन्होंने इसीलिए साइन नहीं किया था क्योंकि इनके पास क्या परमाणु हथियार नहीं था, इसीलिए क्या इनके सपोर्ट में ये नहीं थे। तो आई होप दोस्तों जो ये मैंने पढ़ाया आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स 4th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि और भी ऐसी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाता हूँ आपको ईजिली मिल पाए इस चैनल के माध्यम से।